जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एट्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी की किताब को। अब देखो, आपको अलग से किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले मिनिमम 10 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूं, एंड आई नो वेरी वेल कि कौन सी चीजें एग्जामिनेशन में काम के लिए हैं आपकी, कौन सी नहीं है। सो यू कैन फॉलो मी। और यहाँ पर आपको पूरी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेंगी। आपने मुझे ज्वाइन किया, इसलिए आपको अब ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर बस आपको फोकस करना है। क्योंकि देखो, ये एट्थ क्लास की एनसीईआरटी है, ये बेसिकली एट्थ क्लास के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो हमने क्या किया है, देखो आप देख सकते हो सामने 18 चैप्टर की लिस्ट आपको दी गई है। और ये पूरे 18 चैप्टर में आपको एक एक चैप्टर वाइज जो है वो पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब इस चैप्टर में 8वीं क्लास के बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी फालतू चीजें मेंशन्ड है, जिसको हमने जो है वो हटा दिया और सिर्फ काम की चीजें आपके लिए जो है वो रखी है, जो आप जिस पर आपको फोकस करना है। और इसी तरीके से प्रिसाइज तरीके से हमने आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9713282838। इस पर आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो कि आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो ये पूरे चैप्टर्स हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, ये आइडिया देने के लिए कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप एट्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, इससे कुछ फायदा नहीं मिला। एक्चुअल में एट्थ क्लास की एनसीईआरटी जो है वो आपकी बेस क्रिएट करने की है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मतलब 99% क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके करंट अफेयर्स से पूछे रहे वो जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड अच्छी रखनी है। अब जैसे देख लो, यही वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आईसीएमआर जो है वो क्या है। तो ये सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया के अंदर, जो बेसिकली बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जानी जाती है। यस। अब इसका रोल तो कोई एनसीईआरटी की साइंस की एट क्लास की साइंस से नहीं है, बट पढ़ना आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको एक बेस क्रिएट करना है साइंस का। बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ये कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, राइट। ऐसी क्वेश्चन जो है वो पूछे आपसे जा सकते हैं। देखो, सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए आते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। अब ये तब पता लगेगा जब आप न्यूटन न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। तभी आपको चीजें पता लगेंगी। ठीक है। फिर इसके अलावा ऐसी एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बेसिकली ये आपकी अगर बेस आपका तैयार है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड आराम से आंसर जो है वो दे पाएंगे। ऐसे ही नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। नोबेल प्राइज साइंस की फील्ड में, ये करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए आपके सामने रखे हैं विद डिटेल सोल्यूशन, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पर कमांड डेवलप करनी है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का ये टॉपिक है, राइट। ये हालांकि ज्योग्राफी से मेनली एसोसिएटेड है, बट साइंटिफिक फिनोमेना भी है, तो इसलिए इसको इसमें भी साइंस में भी पढ़ा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हम लोग के नॉर्मली घर के अंदर कुकर रहता है जिसमें हम लोग चावल पकाते हैं, है कि नहीं। अब ऐसा कोई प्रेशर कुकर जो है, उस पर खाना जल्दी क्यों पक जाता है? अब ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब आपके बेस क्लियर होंगे। दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग एट्थ क्लास की एनसीईआरटी सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से, जो मैं आपको कवर करवाऊंगा। निकल निकल का उपयोग जो है वो किस चीज में होता है? देखो आप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भैया डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चंस। देखो, एक है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इंडिया के अंदर। तो वेरियस साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके पूरे स्टेटमेंट वाइज मैंने पूरा सोल्यूशन इसका दे रखा है, वो बाद में आप आराम से रहो पढ़ सकते हो पीडीएफ के माध्यम से, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपको मेनली जो है फोकस करना है अब चैप्टर्स के ऊपर, जिनको मैं एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फटाक से लाइक का बटन जरूर हिट कर दो, राइट, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही चीज प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। तो लाइक से मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा भाई। तो लाइक के थ्रू अपना प्यार बरसाते रहो। और एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर पीडीएफ्स और भी काफी सारे मटेरियल्स हम प्रोवाइड कराते हैं आपकी प्रिपरेशन को जो है वो स्मूथ बनाने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो, जो पहला चैप्टर है इसमें जो है वो चर्चा हो रही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, कि जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो किस प्रकार से होती है। तो देखो यहाँ पर
बहुत इजी चीज है। और देखो हमने कितने अच्छे से पूरी चीज को जो है वो यहाँ पर सजा के दिया हुआ है आप लोग के लिए, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। तो देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि हम सॉइल को, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, राइट। फिर बोए जाते हैं बीज, उसके अंदर क्वालिटी सीड को सेलेक्ट करके उसको बोया जाता है ना। मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर वीड से, राइट, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि जैसे अनवांटेड प्लांट्स उस आसपास उगना है तो उससे उसको हम लोग काट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग होती है उसकी, फिर हार्वेस्टिंग होने के बाद, कटाई होने के बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली 7 स्टेप्स होती हैं जिसके अंदर पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कवर्ड है। तो आप एक एक करके मैं आपको पूरी चीज डिटेल में बता देता हूं, और पूरी चीज हमने ऐसी आपके लिए रखी है कि आप मेंस में भी उपयोग कर पाओ और प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करें। तो सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। प्लॉइंग यानी कि टिलिंग, लेवलिंग और मैन्यूरिंग से सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, जिससे रूट्स को ग्रोथ मिलती है। अलग अलग टाइप्स के हल का उपयोग जो है वो होता है सॉइल को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो सोइंग के लिए रेडी हो सके, यानी कि आप उसमें बीज डाल सको, इसलिए वो रेडी हो सके। तो सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है बीज को बोने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्दी सॉइल्स का होना क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मिट्टी हेल्दी है तो क्रॉप को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, और क्रॉप भी जो है वो अच्छी तरीके से, यानी कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, ईल्ड अच्छी होगी, किसान को बेनिफिट मिलेगा, फूड सिक्योरिटी में हेल्प होगी। तो अब देखो, एक ही चीज में हमने किसान को भी कनेक्ट कर दिया, फूड सिक्योरिटी को भी कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज सिविल सर्विसेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सोइंग यानी कि मिट्टी को बोना। तो सोइंग सिर्फ मिट्टी डालने का नाम नहीं है, राइट। आपको क्वालिटी सीड्स सेलेक्ट करनी होती है, सही सोइंग मेथड जैसे कि सीड ड्रिल्स या ब्रॉडकास्टिंग, इसका उपयोग करना होता है, और प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है हेल्दी क्रॉप्स के लिए। हर बीज की वैरायटी का अपना क्लाइमेट प्रेफरेंस होता है। कुछ बीज ठंडे वेदर में अच्छे से ग्रो करती हैं तो कुछ गर्म में, तो उसको ध्यान में रखते हुए बीज को बोया जाता है। तो बीज को सिर्फ फेंकना नहीं है, बोना नहीं है, ध्यान में रखना है कि कौन सी बीज किस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर डालो उसमें। अब बात करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर की। तो नेचुरल मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका उपयोग होता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जल्दी रिजल्ट्स देते हैं लेकिन एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन सस्टेनेबल है। और एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यस। नेक्स्ट, इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन, सिंचाई भी बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों ही यूज होते हैं। मॉडर्न मेथड जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स पानी को बचाने का काम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के बिना फार्मिंग काफी चैलेंजिंग हो सकती है। फिर आपको खरपतवार से जो है वो बचाना है, अपने खेत को वीड से बचाना है। तो वीड्स वो हैं जो क्रॉप से रिसोर्सेज चुरा लेते हैं। जैसे कि भाई आप सोचो कि आप जो है वो एक क्रॉप को उगा रहे हो, उसके बगल में एक अनवांटेड क्रॉप उग जाए, तो वो जो अनवांटेड क्रॉप है ना, तो आप जिसको क्रॉप को उगा रहे हो उसकी सनलाइट, उसका पानी, उसका न्यूट्रिएंट सब खींचेगा वो। इसलिए वीड कंट्रोल जरूरी है। आप मैन्युअल रिमूव कर सकते हो, देखकर उसको हटा सकते हो, केमिकल वीडीसाइड आता है उसको डाल सकते हो, राइट। दूसरे मेथड्स यूज किए जाते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमेशा याद रखें केमिकल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। फिर हार्वेस्टिंग, कटाई। अब आ गया समय, आपकी पूरी फसल जो है वो उग गई है, अब आपको उसको काटना है। तो हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स दोनों से होती है। ग्रेन सीलोज में क्रॉप्स को स्टोर करना और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। हार्वेस्टिंग का टाइम सही होना चाहिए ताकि क्रॉप्स का फुल पोटेंशियल मिल सके। फिर स्टोरेज की बात करें हम लोग, तो स्टोरेज अल्टीमेटली आपने कटाई कर ली, अब रखोगे कहाँ? तो ऐसी जगह पे रखना है जहां पर वो क्रॉप प्रोटेक्टेड रहे कीड़े मकोड़ों से, मॉइस्चर से। ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टोरेज मेथड्स को समझना जरूरी है, जिससे फूड सिक्योर रहे और एफिशिएंट स्टोरेज टेक्निक से क्रॉप की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती रहे। तो अब आपने पूरी तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के सातों स्टेप्स जो आपको ऑलरेडी पता थे, बट आपने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझ लिए कि आपको मेंस में कैसे लिखना है, उसका एक आपको आइडिया लग गया कि ऐसे लिखना है भैया। अब नेक्स्ट जो हुआ वो क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात करें हम लोग, तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड सबसे पहले आता है। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का रोल समझना जरूरी है, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन में। ये बीज हाई यील्ड देते हैं लेकिन फर्टिलाइजर और इरिगेशन पे डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं, इसलिए इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है और जिसकी एक अच्छी जानकारी आपको ऑलरेडी है ही। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर एनिमल हस्बेंड्री, इस सेक्शन के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग को देखने को मिले कि किस प्रकार से आप जो है वो अ, किसान जो है वो खेती किसानी कर रहा है, प्लस साथ ही साथ पशुपालन भी कर रहा है, जिससे कि उसकी लाइव इनकम जो है वो इंक्रीज हो, आजीविका और बेहतर हो, लाइवलीहुड और बेहतर हो। बस ये चीज इस पर्टिकुलर सेक्शन में था, दैट्स इट। तो अब ये पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ इतनी चीजें थी आपको समझने वाली। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गाइस वो छोटे ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस, ये इनके टाइप्स हैं। एक एक करके बताऊंगा आपको। बैक्टीरिया, अब यहां गौर करना जरूरी है क्योंकि यहां से ये लोग उठाकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग शेप में होते हैं, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, स्पाइरल शेप। तो बैक्टीरिया के शेप भी पूछे जा सकते हैं, गोल आकार का भी होगा ये आपको, सिलेंड्रिकल टाइप का भी दिखेगा, या रॉड टाइप का भी देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो स्पाइरल, स्फेरिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ये डीकंपोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को सड़ाने में और प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल कराने में मदद करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो यही है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन जो है वो नहीं ले सकता। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं कि हमारी धरती में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है। तो हमारी धरती के अंदर इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट डायरेक्टली जो है वो नाइट्रोजन नहीं ले पाता। किससे? या आपके हवा से, एटमॉस्फेयर से। तो उनके लिए बने होते हैं ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उनको हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो नाइट्रोजन फिक्स करें और प्लांट को प्रोवाइड कराए। तो बैक्टीरिया हेल्प प्लांट्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो, राइट। और कुछ बीमारी भी कर देते हैं ये, है ना। फिर इसके अलावा फंगाई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, याद रखना। फंगाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट ईस्ट, जो डेड और डीकेइंग मैटर से खाना लेते हैं, बेकिंग और ब्रूइंग में यूज होते हैं, और कुछ बीमारी भी इसके कारण हो सकती है फंगाई के कारण। ऐसे ही प्रोटोजोआ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये भी एक बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल्ड है, और मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, जो कुछ पैरासिटिक होते हैं और बीमारी जैसे मलेरिया का कारण बन सकते हैं प्रोटोजोआ। ऐसे ही एल्गी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जो अक्सर आपने जो है वो देखी होगी पानी में। तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्गी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, बट इट इज नॉट गुड फॉर, अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। वायरसेस की बात करें तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरस, और होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसकी बॉडी में बैक्टीरिया चला, वायरस चला गया सॉरी, उसके अंदर ये डबल होता रहेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा। और इस वायरस के कारण जनरली सर्दी, खांसी, एचआईवी जैसी, और भी काफी पेंडेमिक हो गया, राइट, जैसे कोरोना वायरस जैसे हमने देखा था, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो हमने जो है अभी तक क्या देखा कि माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप है टोटल 5 टाइप: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोरा, वायरस और क्या था, एल्गी। अब कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब ये चीज ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपसे पूछते हैं। अब लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लैक्टोबैसिलस, याद रखना। और ईस्ट दूसरा ये हम लोग को देखने को मिलता है। ब्रेड, ब्रेड और एल्कोहल में इसका उपयोग होता है, ईस्ट का, किसमें? ब्रेड और एल्कोहल में, बेकिंग में और ब्रूइंग में, याद रखना है आप लोगों को। ऐसे ही एग्रीकल्चर की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये, जिससे कि मिट्टी और बेहतर होती है। फिर डिकम्पोजिशन में भी ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिटर्न करते हैं। मेडिसिन में भी इस बैक्टीरिया का उपयोग होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारते हैं। वीक या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग होता है बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए, तो वैक्सीन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो ये है बेसिकली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिनको आप पैथोजन बोलते हो। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती हैं? टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। वायरस से सर्दी, खांसी, पोलियो, HIV, एड्स और भी काफी सारे वायरस। प्रोटोजोआ से मलेरिया, राइट, ऐसी बीमारी होती है। फंगाई से रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, ऐसी बीमारी होती है। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखना। ये चीज आपसे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इवन बताए, कई बार खाना खराब हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। अच्छा, कुछ मेथड है जिससे कि आप खाने को खराब करने से रोक सकते हो। जैसे कि केमिकल मेथड में आप नमक डाल दो, राइट, शक्कर डाल दो, तेल डाल दो, विनेगर डाल दो। तो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये केमिकल मेथड्स होते हैं खाने को बचाने के लिए, राइट। फूड प्रिजर्वेशन की ये मेथड है, देखो ये केमिकल मेथड है। ये सब खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई जिससे कि खाना बच जाए इन सब बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आने से। फिर इसके अलावा आप ही गर्म करते हो, ठंडा करते हो खाने को गर्म करते हो तो उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, सुनते हैं। तो पैस्चराइजेशन। फिर रेफ्रिजरेशन होता है, फ्रीजिंग का उपयोग भी होता है। अपन फ्रीजर के अंदर रखते नहीं है अपन सब्जी वगैरह को, जैसे कि सब्जी सड़े नहीं, उस पर जो है वो मॉइस्चर के कारण जो है वो किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लग जाए, ये चीज। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता ही दिया। ये प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन अपने वेरियस केमिकल फॉर्म्स में एनवायरमेंट में कन्वर्ट होता है, राइट। इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है। तो बेसिकली प्लांट्स के लिए क्या यूजफुल होता है? अमोनिया। ये नाइट्रोजन का एक फॉर्म है जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया तैयार करते हैं, जिसको रूट्स के जरिए प्लांट जो है वो इनटेक कर लेता है। और प्लांट्स के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये। अब ये हमने डिस्कस किया NPK, नाइट्रोजन, है ना, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे गाइस। आई होप कि आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखो, इसके बारे में पहले भी हम लोग जो है वो कवर अप कर चुके हैं पिछली NCERT की क्लासेस में, कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। वो ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर, यस, मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया ना, याद आ रहा है? अब ध्यान सुनना। ये पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर। इन्हें मैनमेड या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। इनके टाइप्स की बात बात करें तो यहां पर हम लोग रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक के बारे में जो है वो जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जो आपको बेसिकली सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना थोड़ा जरूरी है। तो पहले रेयॉन के बारे में बात करें। ये क्वेश्चंस UPSC में आ चुका है ऑलरेडी, इस टाइप का याद रखना। रेयॉन, और PSC भी अक्सर पूछती है। तो रेयॉन, ये वुड पल्प, जो बेसिकली लकड़ी का पल्प है ना, उससे डिराइव होता है रेयॉन। और इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क। इसको लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है। ये बेसिकली कंफर्टेबल, एब्जॉर्बेंट और अच्छा, मतलब खासा कपड़ा हम लोग को देखने को मिलता है रेयॉन का। फिर नायलॉन, आपने नायलॉन की रस्सी देखी होगी। ये काफी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट और एब्रेजन रेजिस्टेंट होता है। ये बेसिकली रस्सियों में, टेंट में, टूथब्रश में उपयोग किया जाता है रेयॉन। फिर पॉलिस्टर के बारे में बात करें तो रिंकल रेजिस्टेंट होता है पॉलिस्टर। इसमें रिंकल्स नहीं लगते, जैसे कपड़े के अंदर वो रिंकल लग जाती है ना, इसमें नहीं होती है। लंबा चलता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। ये कपड़ों में, फर्निशिंग में, फर्नीचर्स वगैरह और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इसका उपयोग होता है। एक्रिलिक, एक्रिलिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये बेसिकली ऊन की तरह दिखने वाला होता है। इसका वेट काफी कम होता है, सॉफ्ट होता है और गर्माहट क्रिएट करता है। ये स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स और कारपेट में यूज होता है एक्रेलिक, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस हैं, कुछ ध्यान में रखना। एक तो लंबे चलते ही है, कम कॉस्ट के होते हैं जनरली, मेंटेन करना आसान होता है, जल्दी ड्राई होते हैं।
फिर रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं कुछ फाइबर्स, बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ब्रीदेबल नहीं होते ये, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दम घुट सकता है, गर्म मौसम में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, स्टैटिक क्लिंग का इशू इसमें हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है स्टैटिक क्लिंग, राइट? तो ये चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए कभी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन कि टर्मिनोलॉजी। आई होप कि आपको इसमें मैंने लुकअप पे क्लिक किया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो कि ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं स्क्रीन को, ये एग्जैक्टली मैंने अभी आपके सामने एक डिक्शनरी ओपन करी है, तो वो आपको दिख रही है नहीं दिख रही, आई डोंट नो, बट मैं आपको जो है बता देता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा एकदम से आप सीट चेयर पे बैठे रहे तो खड़े होते और एकदम करंट लगता है किस किस ने नोटिस किया कमेंट बॉक्स में बताना। तो स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हो, इन कपड़ों में जो है वो सिंथेटिक फाइबर में ज्यादा होता है, ये इसी को बोलते हैं स्टैटिक क्लिंग, ठीक है। और कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो ये हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानकारी अच्छे से जो है वो ले ली, जितनी आपको रिक्वायर्ड थी सिविल सर्विसेज के लिए। अब प्लास्टिक्स की बात करें, तो प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं जो पॉलीमर से बनाए जाते हैं। ये पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिपीटिंग यूनिट्स से बनाए जाते हैं, और इन्हें अलग अलग शेप में मोल्ड किया जा सकता है। अब प्लास्टिक्स के टाइप्स की बात करें तो एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं तो ये प्लास्टिक हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और दोबारा रिमोल्ड किए जा सकते हैं, एग्जाम्पल पॉलिथीन और पीवीसी। आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक को गर्म कर दिया तो वो प्लास्टिक जो है उसने अपना शेप चेंज कर लिया, या फिर आप गर्म करके पिघला के उसका शेप चेंज कर सकते हो, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक एक बार सेट हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा रिमोल्ड नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलेमाइन, याद रखना। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें प्लास्टिक की, तो लाइट वेट होते हैं, लंबा चलते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मतलब क्या होते हैं इंसुलेटर। यस, मैंने आपको बताया था देयर इज नो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, इट इज ऑलवेज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो एनवायरमेंट के लिए एक मेजर इशू है, राइट, सबसे बड़ा इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और ये चैप्टर बताता है कि प्लास्टिक यूसेज को कम करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना कितना जरूरी है, 4R मेथड्स, जो यूपीएससी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, ये है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो, मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन, पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल्स हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, लस्टरस होते हैं, उसमें शाइनिंग होती है, मेलेबल होते हैं जिनको आप जो है वो एक शीट में जो है वो बना सकते हो, राइट, तोड़ सकते हो, है ना। डक्टाइल होते हैं, मतलब सेम चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि जिसको आप जो है वो देखो, एक एक होता है डक्टाइल की बारे में बात करें तो वायर में आप उसको बना सकते हो, चाहो तो साइड में लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डक्टाइल का मतलब उसको वायर में आपने बना दिया, उसका वायर बना दिया। और मेलेबल मतलब उसको शीट्स उसको जो है वो बना दी, बिना उसको चेंज किए उसको जो है वो सॉफ्ट कर दिया, उसकी शीट जो है वो बना दी। जैसे मोटा सा एक मटेरियल उसको आपने पतला सा कर दिया बिना उसको तोड़े, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस, इससे साउंड निकलता है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर होते हैं, राइट, गुड कंडक्टर्स, एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये मेटल्स है। नॉन मेटल की बात करिए, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इज अ नॉन मेटल जो कि हार्ड है और हार्डेस्ट है। फिर नॉन लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन, इसमें चमक नहीं होती है नॉन मेटल में। नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, यानी कि इसकी आप वायर नहीं बना सकते, इसको इसमें से साउंड नहीं निकल सकता। ब्रिटल की बारे में बात करें तो कमजोर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं बट इजिली आप तोड़ सकते हो उसको, एक्सेप्ट ऑब्वियसली डायमंड। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इंसुलेटर होते हैं, एग्जांपल कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये मटेरियल का
क्लासिफिकेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स के मटेरियल का, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। अब एक होती है मेलेबिलिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार। इनको, इन मेटल्स को थिन शीट्स में मार मार कर जो है वो बनाया जा सकता है, शीट बनाई जा सकती है इन मेटल्स की। डक्टिलिटी, मतलब कि इनको वायर में तैयार किया जा सकता है, डक्टिलिटी याद रखना। कंडक्टिविटी, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सोनोरिटी, जब मेटल्स को मारा जाता है तो रिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, या एक साउंड प्रोड्यूस होता है अच्छा वाला। लश्यर की बारे में बात करें तो शाइनी अपीयरेंस होता है इनका। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन उनकी हार्डनेस का लेवल अलग अलग हो सकता है। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है कि ब्रेक हो सकते हैं आसानी से, कमजोर रहते हैं कंपेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल को वायर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, नॉन मेटल को थिन शीट में बीट नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। इसमें भी एक्सेप्शंस है, बट नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस है वो नहीं करते जब उनको मारा जाए। और नॉन मेटल्स जनरली नॉन लस्टरस होते हैं, शाइनिंग नहीं होते, उनमें शाइन जो है वो नहीं होती। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो देखो, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो जनरली बेसिक होते हैं। एसिड और बेसिक के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होता है। और रिएक्शन पानी के साथ की अगर हम जो है वो बात करें, कुछ मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। पानी के साथ रिएक्शन में मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। एसिड्स के साथ रिएक्ट जब करेगा, मेटल एसिड एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। फिर ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, कम रिएक्टिव मेटल्स को सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देते हैं, राइट, हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है। फिर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे थे, बट वो बेसिक नेचर के हैं, और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, ये एसिड नेचर के, याद रखना। तो अगर कोई भी मेटल है, उस वो अगर उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, बताओ। एक सोल्यूशन है जिसमें पीएच जो है वो 7 से ज्यादा आ रहा है, और आपको बताना है कि ये मेटल या नॉन मेटल है, बताओ। मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया हुआ है, 0 to 14 की स्केल है। तो 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, पिछली एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ाया था। और पानी के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन पानी से अलग अलग हो सकता है। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल्स जो है वो एक कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। अब इनका उपयोग के बारे में हम जो है वो हम चर्चा करें तो उसमें इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे उपयोग की बात की गई है, मेटल नॉन मेटल की, एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्री में। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, बट इसमें और रिसर्च करने की आवश्यकता है, जो आपको उसमें मिल जाएगी करंट अफेयर्स में। और ये बहुत बेसिक चीज थी कि भाई मेटल का उपयोग नॉन मेटल का क्या होगा, डेली लाइफ में आप करते रहते हो भाई। अभी आपके हाथ में ही फोन होगा, ये मेटल नॉन मेटल दोनों से जो है बना हुआ है, तैयार है। या लैपटॉप से पढ़ रहे होगे आप, यस, ये यूज है कि नहीं, ऑब्वियसली। अब एक्सेप्शन के बारे में बात करें, जो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो है वो माना जाता है, ग्रेफाइट, है ना, याद रखिएगा। और आयोडीन नॉन मेटल है, जिसमें चमक होती है। डायमंड नॉन मेटल है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है ये। मरकुरी मेटल है, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। दीज आर एक्सेप्शंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब कोल और पेट्रोलियम की बात करेंगे हम लोग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के पर्सपेक्टिव से, समय के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आज की डेट में फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज हम लोग आज की डेट में फोकस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने के ऊपर। तो फॉसिल फ्यूल डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बनने वाले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे इसके बारे में आपको बताने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। यस। कोयले की बात करें
तो ये पुराने प्लांट जो होते हैं जो सड़ जाते हैं, तो इससे बनने वाला फॉसिल फ्यूल है कोयला, जो अलग अलग टाइप्स में होते हैं, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट। याद रखना कोयले के प्रकार: पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट। डायरेक्टली पहले कई बार पूछा भी जा चुका है कि इनमें से बताओ कोयले का कौन सा प्रकार है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। अब ये प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इट इज बेस्ड अपॉन कि कितना उसके अंदर कार्बन कंटेंट है। तो आपने क्या समझा, कोयला कैसे बनेगा? कोई भी अगर प्लांट है वो जमीन के नीचे सड़ गया है तो उसके बाद कोयला बनेगा। पेट्रोलियम, तो ये बेसिकली मरीन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से बनने वाला फॉसिल फ्यूल है। जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, तो वो मर जाते हैं, फिर समुद्र में नीचे जाकर मिट्टी के अंदर जो है वो धंस जाते हैं, तो उनसे बनने वाला जो फ्यूल है वो बेसिकली पेट्रोलियम है ना, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर कन्वर्ट होता है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब कोयले का फॉर्मेशन: घना जंगल अर्थक्वेक के कारण या बाढ़ के कारण मिट्टी के अंदर धंस जाए लाखों सालों तक, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से ये प्लांट रिमेन जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, देखो कोयले का फॉर्मेशन अलग है, पेट्रोलियम का अलग है। ये चीज मिली आपको एनसीईआरटी 8th क्लास में, समझे? पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, काफी सारे जो समुद्री जीव जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनके रिमेन्स ओशियन फ्लोर पे सेटल होते हैं और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में हम चर्चा करें, तो जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते, वो कच्चा तेल होता है, इसलिए अपन बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम को रिफाइन करके उसके कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। इन कंपोनेंट्स में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और लब ऑयल शामिल जो है वो होते हैं। फिर नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ हम लोग को देखने को मिलती है, मेनली मीथेन से बना होता है। ये किससे बना होता है? मीथेन से, नेचुरल गैस। ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब उपयोग मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं कि कोयले का उपयोग क्या है, राइट? घर में, इंडस्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है। ये कोक, कोल टार, कोल गैस बनाने में यूज होता है। पेट्रोलियम आप जानते ही हैं, राइट? पेट्रोल, डीजल, कुकिंग ऑयल, है ना? पेट्रोलियम मींस पेट्रोल डीजल बोथ। पेट्रोलियम मींस डजंट मीन कि सिर्फ पेट्रोल, पेट्रोलियम अलग नहीं है, पेट्रोल डीजल अलग नहीं है। समझना बात को, पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है। पेट्रोलियम कंबाइंस एवरीथिंग। एलपीजी हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, राइट? समझ रहे हो ये चीज? पेट्रोलियम से डेराइव्ड पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर भी बनते हैं, पता है आपको? और आपको ऑलरेडी पता है यार, हम लोग बहुत तेजी से उपयोग कर रहे हैं फॉसल फ्यूल्स का, जिससे ना ही सिर्फ फॉसल फ्यूल खत्म होते जा रहे हैं बल्कि एनवायरमेंट भी जो है वो डैमेज होता जा रहा है। और इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और अब तो हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, साइकिलिंग को प्रमोट करें, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज अवॉइड करें, क्योंकि आज की डेट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे बनती है? फॉसिल फ्यूल को जो है वो जलाकर। तो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दीज टॉपिक्स। अब कंबशन क्या है? यानी कि कोई भी चीज का जलना, एक केमिकल प्रोसेस। देखो कितने अच्छे से हमने डिफाइन किया है। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस का रैपिड रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हो आप? अब देखो, कंबशन किसी भी चीज के जलने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट, ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा ये टॉपिक। तो देखो, कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज जल सकती है, जैसे कि लकड़ी, पेपर, एलपीजी, है ना? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जल सकता है, पहले तो वो रिक्वायर्ड है भाई। दूसरा, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन। किसी भी चीज के जलने के लिए यूजुअली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी सब्सटेंस को जलने के लिए चाहिए होता है। तो ये तीन चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब कोई चीज कितनी घातक कैसे हो सकती है, उसके डेंजर सिचुएशन क्या हो सकते हैं। अब टाइप्स अलग अलग हम लोग को कंबशन के देखने को मिलते हैं। एक होता है रैपिड कंबशन, जब बहुत जल्दी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे एलपीजी का जलना। एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये तब होता है जब कोई
एक्सटर्नल कॉज नहीं होता, लेकिन इंटरनल हीट जनरेशन से सब्सटेंस जल जाता है, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस जो रूम टेम्परेचर पे जलता है। यानी कि कोई जरूरत नहीं अलग से किसी चीज को, जैसे कि भाई अपन एलपीजी की बात करें तो आप लाइटर चालू करोगे तब जाकर गैस जलेगी, है ना, एलपीजी गैस। घर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, घर में सिलेंडर जलाते ना हम लोग, मतलब कि सिलेंडर नहीं जलाते, मतलब वो जलाते हैं अपन यार, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, चलो छोड़ो, समझ गए हो आप, है ना, जिस पे खाना बनाते हैं अपन, तो वही। तो तो लाइटर चालू करते तभी जलता है। यहां पर दूसरे केस में स्पॉन्टेनियस कंबशन, मतलब अलग से जरूरत नहीं है, उसकी इंटरनल हीट ही इतनी हो जाती है, तो वो खुद ब खुद जो है वो जल जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने से ही। कई बार व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है एक्सप्लोजन, धमाका, बहुत रैपिड रिएक्शन होता है जिसमें हीट, लाइट और साउंड तेजी से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फटाका फूटना। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है फ्लेम का। फ्लेम जो आपको दिखाई दे रही है, गैस जलाते तो दिखती नहीं है, आग जलती हुई, बस वही फ्लेम वही है, एक विजिबल ल्यूमिनस जोन बर्निंग गैसेस का। अब कैंडल फ्लेम का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कैंडल फ्लेम के अलग अलग जोन होते हैं जिसमें टेम्परेचर अलग होता है। एक होता है आउटर मोस्ट जोन। अब इसमें आपको ये समझना है, ब्लू, येलो या ब्लैक कलर की फ्लेम आपको दिखाई देती है, उसका मतलब क्या है। ब्लू मतलब ये कंप्लीट कंबशन होती है जो, और सबसे ज्यादा गर्म होती है। ब्लू फ्लेम अगर हो रही है मतलब दैट मीन्स वेरी गुड, कि चीजें बहुत अच्छी है, कंप्लीटली गैस जो है वो जल रही है। येलो फ्लेम की बात करें तो ये पार्शियल कंबशन होता है, जो आप लकड़ी वगैरह जलाते हो तो जनरली आपको ज्यादा नजर आती है ये। पार्शियल कंबशन होता है और मॉडरेट ठीक ठाक गर्म होती है। एक होती है ब्लैक, तो ये बेसिकली अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं, और सबसे कम गर्म जो है वो होते हैं। जब लकड़ी एकदम बुझने नहीं लगती तब आप देखते हो कि काला काला धुआं, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, कि रिलीज होती है, दिखती नहीं हो, काला धुआं ही होता है बेसिकली, और कुछ नहीं, फ्लेम नहीं होती है। तो ये चीज होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है एक फ्लेम का, ब्लू, येलो, ब्लैक। ठीक है। अब फ्यूल के बारे में बात करें तो फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो कंबशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जलने से एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं, गैशियस फ्यूल होते हैं। आपको पता ही है, एलपीजी, सीएनजी, राइट, गैशियस फ्यूल है, पेट्रोल, कैरोसिन लिक्विड फ्यूल है, वुड, कोल सॉलिड फ्यूल है। अब एक अच्छे फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखो पहली चीज तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जिससे ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जलने का टेम्परेचर बेहतर हो। इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए। अब देखो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब पेट्रोलियम जो है वो नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो अच्छे फ्यूल की खासियत होती है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, पोल्यूशन कम से कम रिलीज करे। तो ये चीज, तो ये खासियत मैंने आपको बता दी जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। अब फायर कंट्रोल, अब आग जलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनको हटाकर फायर को कंट्रोल किया जा सकता है ऑब्वियसली। मेथड क्या है, पानी डाल दो, बट पानी डालना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी में H2O होता है और ऑक्सीजन होता है ना। तो मेथड होते हैं आग को बुझाने के, जैसे कि बर्निंग मटेरियल मटेरियल को ठंडा किया जाता है ताकि इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चले जाए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है। फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें सब्सटेंस होते हैं जैसे ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 जो फायर को रोकने में मदद करता है। तो कुछ ना कराए, फायर एक्सटिंग्विशर में मेनली कौन सी गैस होती है, तो CO2 याद रखना। ठीक है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो भाई लिमिटेड संसाधन है, एनवायरमेंट की चिंता भी है, तो हम बेहतर तरीके से उपयोग करें फ्यूल का, है ना, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें, बस दैट्स इट। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतनी कहानी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करें। डिफॉरेस्टेशन, आपको ऑलरेडी पता है गाइस, हम बहुत तेजी से जंगलों को काट रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमें बहुत जरूरी है। तो ये एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट को दूसरी जगह, मतलब दूसरे लैंड यूज के लिए क्लियर करना, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, कि आपने फॉरेस्ट को काट दिया, आप या तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे, या घर बना दोगे, या रोड बना दोगे, जो भी है। कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन के, तो एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन। भाई आपको जो है वो जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो आपने जंगल काट दिया। अब इसके परिणाम क्या होते हैं,
तो परिणाम आपको ऑलरेडी जो है पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस। सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होना, वाटर साइकिल खराब हो जाती है, जलवायु परिवर्तन जो आज की डेट में हम लोग देख ही रहे हैं, बारिश की कमी होने लगती है ना। और भी कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्टेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है और जो बन रहा है। फिर फर्टाइल टॉप सॉइल का नुकसान हो जाता है जो एग्रीकल्चर और आजीविका को इम्पैक्ट डालती, काफी हजारों लाखों की मात्रा में लोगों के। रेनफॉल पैटर्न्स और वाटर अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। प्लांट और एनिमल की प्रजाति लुप्त हो जाती हैं जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। यस। तो हम कैसे प्रोटेक्ट करें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को? तो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाकर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब अलग अलग चीजों को हम जो है वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। रीफॉरेस्टेशन करें, जो एरिया है जो जंगल बन चुका है, मतलब जो जंगल एरिया जो पूरा बंजर बन चुका है, वहां पर फिर से प्लांट्स को उगाएं, है ना। इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक नीड्स को बैलेंस करते हुए हम जो है वो काम करें। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सब प्रोजेक्ट का इंपैक्ट समझना जरूरी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये ऐसा एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व भाई समुद्र में भी हो सकता है, कोस्टल एरिया में भी हो सकता है, और जमीन पे भी हो सकता है, राइट। तो ये एरियाज, ये सभी चीजों को इंक्लूड करता है बायोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बायोस्फीयर, लैंड, एयर, वाटर, सभी एरिया में, ताकि सस्टेनेबल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट किया जा सके। इसमें अलग अलग जोन होते हैं, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया, एक होता है ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इसको 100% प्रोटेक्टेड रखना है, एज इट इज रखना है। एक होता है बफर जोन, यहाँ पर हल्की फुल्की ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि रिजॉर्ट वगैरह ओपन कर लिया टूरिस्ट वगैरह के लिए, ऐसी चीजें। और एक होता है ट्रांजिशन जोन, जहां पर सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का उपयोग जो है वो आप कर सकते हो। फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब प्लांट की स्पीसीज, फोना मतलब एनिमल की स्पीसीज। एंडेमिक प्रजाति वो प्रजाति होती है जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, एंडेमिक बोलते हैं ना, यहाँ की ये नेटिव है, यहीं पर पाई जाने वाली मूल प्रजाति है ये, तो वो होती है एंडेमिक। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और कंजर्वेशन प्रायोरिटी से कनेक्टेड है। एंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं हम लोग? एंडेंजर्ड स्पीसीज वो प्रजाति जिसके एक्सटेंशन का खतरा होता है, लुप्त होने का खतरा होता है, जैसे कि उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उसका शिकार हो रहा है, राइट। इन सब चीजों का रिकॉर्ड आईयूसीएन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक होती है एक आईयूसीएन की। फिर इसके अलावा एनिमल्स का सीजनल मूवमेंट, एक रीजन से दूसरे रीजन में जो होता है उसको माइग्रेशन बोलते हैं। क्यों करते हैं एनिमल्स माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह? ब्रीडिंग के लिए, खाने के लिए, है ना, कई बार हार्श वेदर से बचने के लिए। ठीक है। पेपर की रिसाइकलिंग, तो ये फॉरेस्ट को कंजर्व जो है वो करता है, क्योंकि वुड पल्प की डिमांड कम होती है, इसलिए आप पेपर को रिसाइकिल करो। पेपर रिसाइकल जो है वो होता रहेगा तो आप पेड़ को काटोगे नहीं, है ना। तो पेपर रिसाइकलिंग का स्टेप को समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं जिसका आप कितनी बढ़िया तरीके से उपयोग करके अच्छा मेंस का आंसर अपना रेडी कर सकते हो। यस। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ध्यान सुनना इस पूरे चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बहुत डिटेल में जो है वो जानकारी जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जाएगी, जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जाती है। सबसे पहली बात तो सेल, सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए ईंट जो होती है ना, तो वैसे ही एक बॉडी के लिए सेल वो ईंट है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल ऑब्जर्व करके सेल बायोलॉजी की शुरुआत करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है ना। बट हालांकि यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी प्रीलिम्स में ये लोग पूछ सकते हैं, राइट, तो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, और नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो अगेन सेल का रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली जो है वो चलता रहता है।
ऐसे ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, याद आ रहा है बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बनते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर जो कई सेल से बनते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई। अब सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को समझना ये जरूरी है बहुत ज्यादा। सेल मेम्ब्रेन ये आउटर बाउंड्री होती है सेल की, जो सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म ये बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जिसमें वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं। राइट, अब मैं चाहूंगा कि ये जो पूरा, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ये आज के आज आप जो है वो इसको याद कर लें बहुत अच्छे से। और मैं चाहूंगा कि इसकी एक डायग्राम आप बनाइए, इसका डायग्राम गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाकर आप इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर बाउंड्री होती है सेल की, ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट किसी भी सब्सटेंस की सेल के अंदर आने से या जाने से। और इसको आप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह जो है वो रिलेट कर सकते हो कि कैसे सेल जो है वो इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरमेंट से, यानी कि सेल मेंबर आउटर लेयर जो किसी को भी अंदर आने देगा, बाहर जाने देगा, राइट। वो भी अपने हिसाब से, किसको आना है किसको नहीं आना है, दैट मेम्ब्रेन विल गोइंग टू डिसाइड। और जो इंटरनल फंक्शनिंग है सेल की वो डिसाइड करेगी। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। आप सेल का इंटरनल एनवायरमेंट समझ लो, जहां पर पूरी प्रोसेस होती है, साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक मटेरियल जहां जहां पर पूरी प्रोसेस होगी। मतलब ये मान के चलो कि एक एक रूम है, रूम का दरवाजा सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो पूरे रूम की बाउंड्री है अंदर वाली, है ना, पूरी, वो हो गया साइटोप्लाज्म। अब बात करें न्यूक्लियस की, ये कंट्रोल सेंटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो कि हेरिडिटरी जेनेटिक सेल डिवीजन से रिलेट इसका हम लोग को देखने को मिलता है। अलग अलग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस ही जो होता है वो इनको डिफरेंशिएट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होगा, यूकैरियोटिक कौन सा होगा, तो ये न्यूक्लियस ही बताएगा। फिर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जिसके अंदर जीन्स होते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूल जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, राइट, तो उसको अपन डीएनए बोलते हैं। फिर जीन के बारे में बात करें, एक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, जीन बोलते हैं ना कि भाई हमारे मदर से ये जीन मुझे मिला, राइट, वो ऐसी चीजें बोलते हैं, वो ट्रेड से रिलेटेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, ये सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मैंने आपको बोला ना कि ये न्यूक्लियस ही की डिफरेंशिएटर होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल मतलब कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर नहीं होगा, है ना। अच्छा, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा। सेल वॉल प्लांट सेल की होती है, आउटर लेयर इसकी बहुत सॉलिड होती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। और ये सेल वॉल ही जो होती है, ये डिफरेंस क्रिएट करती है प्लांट और एनिमल के बीच में, बिकॉज एनिमल के अंदर ये वाली सेल इतनी हार्ड नहीं होती। प्लास्टिड्स के बारे में बात करें तो ऑर्गेनल्स इसके जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट इसको हम लोग बोलते हैं ना, और स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। वैक्यूल्स ये बेसिकली प्लांट सेल में जो है वो बहुत बड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं। आप एक बोरी कह सकते हो कि एक बोरी है जो प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम करती है, सेल के अंदर स्टोरेज का काम करती है। तो देखो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल में ये सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है ना, बहुत मोटी होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं प्लांट सेल में, और यहां पर बहुत छोटे होते हैं, कम मात्रा में होते हैं एनिमल सेल में, बस दैट्स इट। तो ये चीजें हैं, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो है पढ़ाया। तो ये जो पूरी किताब है, ये दो पार्ट्स में हम कवर अप कर रहे हैं।
पहला पार्ट ये मैंने आपको जो है वो कवर कर दिया है। इसके बाद चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 18 दूसरे पार्ट के अंदर कवर जो है वो किया जाएगा। तो होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएंगे। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो हम हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। सो जय हिंद, जय श्री महाकाल। और लाइक का बटन बिना हिट किए मत जाइएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो। चलो जय।